अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 18 मार्च है 2026। काफ़ी सारे लोग मिडल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से थोड़े से परेशान हैं, बट समाल चिल्ड। तो ये हालात जो हैं ये आज नहीं तो कल इंशाल्लाह चेंज हो ही जाएंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट काफ़ी सारे लोग आजकल जो है वो पोर्चुगल का रुख करने की राह में लग गए हैं, और बेसिकली D2 D7 D8 कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हैं। तो जिनके पास पैसे हैं वो गोल्डन वीज़ा की तरफ जा रहे हैं काफ़ी सारा। एक क्योंकि एक क्रंच आया हुआ था एक बेसिकली, और ये क्रंच जो है वो फाइनेंशियल क्रंच से भी बड़ा है। प्रॉपर्टी का मैंने ये सुना है कि तकरीबन 25% प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है यूए में। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट लेट्स स्टे रियलिस्टिक। दुबई एक जहाज़ है और जहाज़ को गिरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आई होप थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल बी बैक इन दुबई, बिकॉज दुबई दुबई है। दुबई इट्स नॉट ओनली दुबई, मिडल ईस्ट बेसिकली पूरा जो इफेक्ट हुआ हुआ है। इंशाल्लाह हालात थोड़े टाइम में बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद यही है। बट काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार हम लोग बेसिकली D2 D7 D8 की आपसे सर्विस लेना चाह रहे हैं, और वो इंक्वायरी फेज जो होता है बेसिकली, आप कहाँ रहते हैं, कराची में, आप कहाँ से, मतलब ये सवाल मुझे समझ नहीं आता। मैं कराची में कहाँ से, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप पता नहीं, मेरी तो शादी भी हो चुकी है, रिश्ता भी नहीं आ सकता। खैर बात कर लेते हैं D2 D7 की कुछ चेंजेस। और 12 मार्च को एक कानून में थोड़ी सी तब्दीली की गई है which will impact the future housing प्रोसेस ऑफ इटली। तो बेहतर यही है कि हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस की गई हैं, थोड़ी सी अपडेट्स भी हैं। हाउसिंग को लेके आज मैं बेसिकली बात करूँगा। जो हाउसिंग डॉक्यूमेंट आप बेसिकली कर रहे होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इवन D2 D7 D8। अच्छा देखें, हमने जो लास्ट अभी हमारा जो वीज़ा अलहमदुलिल्लाह आया था, उसके अंदर ये पूरा जो है ना, एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ इशूड बाय अ पोर्चुगीज़ हु इज़ अ पोर्चुगीज़ सिटीजन, और ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पोर्टल के ऊपर अटेस्टेड, सारी चीज़ें लीगलाइज, सब कुछ इसका अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस तरीके का बेसिकली एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस सिर्फ ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जिसने आपको इशू किया हुआ है ना, उसकी भी आईडी आपके पास होती है। सो दैट्स अ लेजिट डॉक्यूमेंट थ्रू विच आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था एक टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है, कोई ख़त्म नहीं हुआ। बट टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ और मैं उस घर पे टेनेंट हूँ, बट मैं किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। पहले जो वीज़ाज आए आज से साल पहले, 2 साल पहले, उसके अंदर हमने टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ किया था। बट बट सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट इशू करने के लिए मैं रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर रहा हूँ एंड दीज आर द चार्जेस, सो डेफिनेटली आई कम टू यू एंड टेल यू कि भाई आजकल रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, फिर इट्स अप टू यू। नहीं यार असद, मुझे टर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही जाना है, टोटली योर कॉल। सही है। इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद अगर एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो यू विल बी मसला होगा आपके लिए। तो बेहतर यही है, इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जो जिसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, बट इट्स बेटर दैट यू गो फॉर अ ऑथेंटिक रेगुलर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। 1 साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ने क्या देखना है, गवर्नमेंट ने ये देखना है, गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव में आपको समझा देता हूँ। ये समझने की कोशिश करें कि भाई गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसने, असद ने आके रहना किधर है। अगर आप उनको, गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि यार मैं आ रहा हूँ और मैं BNB लिया हुआ है मैंने 1 साल का, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आपके पास इतने पैसे ही नहीं होते अकाउंट के अंदर यार। अगर BNB आपको कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 3,000 यूरो का पर मंथ, सही है, आपके अकाउंट में टोटल 20,000 यूरो है, आप 1 साल का रेंट में ही दे दोगे पैसे। मतलब थोड़ा सा साइंस लगानी है हमने। तो इट्स बेटर दैट यू आर गोइंग, आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं 3 महीने जो है वो BNB में रहूँगा, ये मेरा BNB का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, 7 महीने मेरा ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मैं इसके साथ रहूँगा। मेक सम सेंस। बट देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बेहतर यही है कि आप जो है 1 साल के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे जाएँ। पिछले कुछ सालों से ये टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मसला ही नहीं था, लोग रहते थे इसके अंदर, यूज़ करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 12 मार्च 2026 को पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव हाउसिंग रिफॉर्म अप्रूव किया। उसके अंदर होता ये था कि काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती थी जो कि अनडिवाइडेड इनहेरिटेंस में फंसी हुई होती थी। मतलब हज़ारों घर ऐसे होते थे जो ना रेंट हो सकते थे ना सेल हो सकते थे। लैंडलॉर्ड्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वो लॉन्ग टर्म रेंटल जो है वो दे सकें, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप उनसे करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। जो लीगल प्रोसेस होता है, मतलब जो लोग रेंट नहीं देते, तो उसका जो लीगल प्रोसेस होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तीसरी जो उन्होंने मेन चीज़ की है वो ये की है कि इमरजेंसी फंड बेसिकली क्रिएट कर दिया है। जो अर्जेंट, जिनको पैसों की नीड है या जिनके मामले बहुत अरसे से अटके हुए हैं,
उनको प्रॉब्ली द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प देम। ये कि इफ़ यू आर परसुइंग D2, D7, D8 कैटेगरीज, नाउ यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ द रेंटल, आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा। जब मैंने अपनी कंसल्टेंसी पोर्चुगल के लिए स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त होता ही था कि देवर 2 कंपनीज, एक तो आइडियलिस्टा था और एक कंपनी थी, मेरा अभी जहन में नाम निकल गया, बट हम उनसे रब्ता करते थे और उनके थ्रू जो है वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट इशू करके दे देते थे, लेकिन नॉट एनी मोर, वो फिर आना बंद हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ गए थे। बट अब जो प्रॉपर्टी के जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हुआ है, ठीक है, और लोग लॉन्गर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देने के लिए तैयार होंगे, आई एम अज्यूमिंग। तो पहला चेंज, ज़्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब ऐसा नहीं है कि 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं और आने वाले 1000 हैं, नहीं, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरा, लैंडलॉर्ड अब 12 महीने का जो आपका चेंज है ना, मतलब 12 महीने का जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको दे सकेगा। पहले देने से डरता था क्योंकि कानून ही नहीं था इसका। तीसरा सबसे बड़ा रूल ये है कि क्लियर रूल्स इसके अंदर मुतारिफ करा दिए गए कि आपको पता होगा कि भाई इसके अंदर ही अगर आपने रेंट नहीं दिया तो ये हो जाएगा, आपने इस तारीख को रेंट देना है, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 सेक्शन हैं जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं ऑनलाइन लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते थे, मतलब 1 साल के लिए, तो वो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो वो बहाल हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वार्निंग की। देखें, मैं आपको बिल्कुल नहीं डराना चाह रहा हूँ कि टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ इलीगल डॉक्यूमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिटिकल पार्ट ये है कि भाई लोग जो है ना इसको गलत समझते हैं। टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन पोर्चुगल, आप आ गए, ठीक है, यू वांट टू गो फॉर, आपको मेडिकल कार्ड बनवाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चल जाता है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नॉट इन पोर्चुगल, तो वो फिर एक अजीब सा डॉक्यूमेंट हो जाता है कि आप आए हैं नहीं, एंड यू आर बेसिकली यू वुड लाइक टू हैव अ टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सम पर्सन, और जिस बंदे का आप ले रहे हो टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी आपको पता नहीं है कि उसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स ड्यू तो नहीं है, पता नहीं क्या किया हुआ, कोई पुलिस में क्रिमिनल उसका वो तो नहीं है, ऑफेंस तो नहीं किया हुआ, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू आर नॉट श्योर कि आप जिसका टर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मैंने बोला यार ये इकबाल साहब है, इकबाल साहब को टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। अब इकबाल साहब ने पीछे क्या कांड किए हैं आपको क्या पता, उससे आपकी फाइल ही रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं ना भाई। अब पूरा प्रोसेस कर लिया तो बेहतर है कि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट लो जो कि एक सिस्टम में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जिसके साथ आपकी जिस बंदे से आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं उसकी भी आईडी आपसे शेयर की जाती है, ताकि भाई बंदा जिंदा है, सांसें ले रहा है, सब कुछ है, तो पता चल सके कि भाई जिस बंदे के घर पे आके ले रहा है, रहना शुरू करना है इस बंदे ने, वो बंदा, उसकी क्या प्रोफाइल है, ठीक है, तो दैट विल बी ईजियर टू एवेलुएट कि भाई ये बंदा कौन है। सो टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इफ़ यू वांट टू गो विद टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं करूँगा टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल प्रॉब्ली गो, आई विल डेफिनेटली गो विद द हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा वो है, कॉन्फिडेंस है। आई डोंट लाइक टू गो फॉर अ टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 2024-2025 में डजन्स ऑफ रिजेक्शंस आए थे ड्यू टू दिस प्रोसेस, ठीक है, टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। एंड इफ़ यू हैव अ लेजिट हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज इनसफिशिएंट प्रूफ है ना कॉम्बिनेशन का। टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स नॉट कि भाई आपने ना पैसे दिए ना कुछ किया है, आपके पास वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपके पास है, तो आप जाके वहीं रहोगे खुदा ना खासा, और लीगली आप रह सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अब आप रहते हो वहाँ पे नहीं रहते वो एक अलग चीज़ है, आपको घर पसंद आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट यू हैव अ प्लेस वे यू कैन गो एंड स्टे विद योर फैमिली, ठीक है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगला बंदा आपको रखे ना रखे थोड़ा टेंटेटिव हो जाती है ना, तो गो विद द परफेक्ट थिंग। ये मांगा है आपने, ये दे। वेल इफ़ यू आर नॉट परसुइंग विद मी, ठीक है, अगर आप मेरे साथ केस परसू नहीं कर रहे और किसी के साथ भी कर रहे हैं या कुछ आप खुद से कर रहे हैं, ठीक है, तो पोर्चुगल का सबसे बेहतरीन आप किस तरीके से ले सकते हो, सबसे पहले आपने आइडियलिस्टा की वेबसाइट पे जाना है। दूसरा, काफ़ी सारी हाउसिंग वेबसाइट्स हैं जिनके आप जाके उनका कोई आरएम हो, कोई उनका बंदा हो, या वहाँ पे जिसने प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेहनत होगा ऑब्वियसली, और वो आप उनसे प्रॉपर्टी को नेगोशिएट करके उनसे बोल सकते हैं कि भाई मुझे 1 साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। लैंडलॉर्ड्स बेसिकली कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप वहीं पर उसके अंदर डिटेल्स आ रही होती है, एंड जस्ट टेल देम दैट यू वांट टू हैव अ 12 मंथ्स ऑफ वर्क हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप उनको बताइए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, अपनी प्रोफाइल देनी होगी, ठीक है, सबसे बेहतर होता है अपनी प्रोफाइल रेडी रखें,
अगर वो आपसे कुछ मांगे तो बता सकें, हु आर यू, वाई यू कमिंग टू पोर्चुगल, क्यों आ रहे हैं, क्या करना है, थोड़ा सा इसका माइंड मत करिएगा। ये सवाल वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा है तो वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिमोटली साइन भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो वीडियो कॉल पे आते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की, आप उनको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप उनके साथ वीडियो कॉल पे आके साइन करते हैं एंड डन। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ मूविंग राइट नाउ। बजट आपका तकरीबन, ठीक है, अगर आप लिस्बन और पोर्तो को टारगेट करें तो 800 से 1500 का आपका बजट होना चाहिए हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट का। एंड इट्स बेसिकली डिपेंड करता है, इट कुड डेफिनेटली गो मोर, ठीक है, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा पोर्तो लिस्बन से बाहर रहेंगे तो वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपका कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को नोटराइज कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू, जाहिर सी बात है, इफ़ यू आर नॉट इन पोर्चुगल, आप नहीं करा पाएंगे तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप पोर्चुगीज एम्बेसी से जाके उसका एक डेट ले सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ जाके अपने जो भी रिस्पेक्टिव आपके मुल्क में कॉन्सुलेट है पोर्चुगल की, आप वहाँ से जाके इसको नोटराइज करवा सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि वाई यू शुड गो फॉर हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा लंबी कर देता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिटेल में आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। एक रिमाइंडर दे देते हैं यार कि जो D7 है, जो पैसिव इनकम वाले लोग हैं, उनकी इनकम क्या होनी चाहिए, तकरीबन 1040 आजकल के हिसाब से तकरीबन पर मंथ उनकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। अगर कपल है 1560 यूरो होनी चाहिए, और अगर एक बच्चा भी अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो 312 जो है वो बच्चे के मतलब पर मंथ उनके एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारों को आप क्लब कर लें, देख लें क्या अमाउंट बन रही है। और D7 के अंदर इफ़ यू, ये मिनिमम है, ठीक है, एक चीज़ समझ लें, ये मिनिमम पैसे हैं, ये आपके महीने के आपके पास होने चाहिए। और अगर आप अपने केस को बेहतर करना चाह रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, ठीक है। ये बेर मिनिमम है कि भाई इतने पैसे, हाँ ठीक है, आपका केस हो जाएगा। देन इट्स अप टू द एम्बेसी कि वो आपको वीज़ा देती है नहीं देती। हाँ, थोड़ा सा इसको अगर आप 3 टाइम्स ले जाएंगे तो वो देर आर लाइकली मोर चांसेस कि आपका D7 का प्रोसेस हो जाए, ठीक है, क्योंकि D7 की जो कैटेगरी है इसके अंदर बहुत सी आवाम फिट कर रही होती है, तो डेफिनेटली इसका जो रेशो है वो थोड़ा सा मुश्किल ही है। D8 के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी किसी भाई ने हमसे रब्ता किया था, वो बोल रहे हैं कि यार मैं अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा, मैं अभी दुबई में हूँ और मैं अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा ओवरसीज़ के लिए। नो, दिस इज़ रॉन्ग भाई, ये गलत कह रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में भी समझाया है कि आपके पास ओवरसीज़ कहीं से पैसे आने चाहिए। आप वहाँ रहते हुए उस कंपनी में काम करें और वहीं से आप सैलरी ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप डिजिटल नोमैड बन जाए। नो, आपके पास पैसे बाहर से आएंगे। इन शॉर्ट, सिंपल, लेट्स मेक इट सिंपल, पैसे बाहर से आएंगे। 3480 ये पोर्चुगल का मिनिमम वेज का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इतनी आपकी जो है वो D8 के अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए, और D2 का तो प्रोसेस में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। सो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ वीडियो को। 2026 के अंदर हाउसिंग रिफॉर्म्स आए हैं एंड इट विल मेक थोड़ा सा बेटर करेगा हाउसिंग सिचुएशन इन पोर्चुगल। लेकिन 12 मंथ का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाइएगा। मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ डोंट गो फॉर अ टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी सारा मैंने जो ये जो गवर्नमेंट का आर्टिकल है, ये इसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ 1-to-1 सेशन विद मी, ये नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।